नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों के मद्देनजर क्या कांग्रेस की हार उनका सबसे बड़ा संकट है? मेरा मानना है नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव में तो हार जीत होती रहती है। बीजेपी भी जम्मू कश्मीर का चुनाव हारी है। तो फिर कांग्रेस की हार उनका सबसे बड़ा संकट नहीं है। उनका सबसे बड़ा संकट है राहुल गांधी का उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने का स्टेटस हासिल करने के बाद राहुल गांधी का यह पहला चुनाव था, लेकिन उनका कोई इंपैक्ट नहीं दिखा, न हरियाणा में और न ही उस जम्मू कश्मीर में जहां कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार में शामिल होगी। नरेंद्र मोदी ने एक दिलचस्प आंकड़े की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने बताया है कि 2011 में असम में रिपीट होने के बाद से कांग्रेस कहीं भी रिपीट सरकार नहीं बना सकी। मतलब ये कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस को दोबारा सरकार बनाने का मौका नहीं मिला है। जबकि बीजेपी, हरियाणा का ही उदाहरण देख लीजिए, जीत की हैट्रिक मारकर राज्य में नया कीर्तिमान स्थापित करती है। 2018 के बाद हुए चुनावों में सिर्फ एक हिमाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तर भारत में कांग्रेस कहीं भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं लौटी है। लेकिन कांग्रेस का जब यह स्लाइड हो रहा है, साफ नजर आता है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस खराब है, तब कांग्रेस में एक ग्राफ साफ तेजी से ऊपर की ओर चढ़ता है। कांग्रेस की दुर्गति के इन्हीं वर्षों में राहुल गांधी ऑल पावरफुल हुए हैं। वो महज एक सांसद से कांग्रेस उपाध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष और फिर बिना किसी पार्टी पोस्ट के कांग्रेस के इकलौते भाग्य विधाता, और इसके बाद अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत रखते हैं। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी का जब 2024 में प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसी उम्मीद पाली गई थी, तो उसे नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी का टूट जाना घोषित किया गया था। यही राहुल गांधी कंधे उचका कर बता रहे थे कि कैसे नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती सिकुड़ गई है। लेकिन राहुल गांधी के लिए परफॉर्मेंस का पैरामीटर मायने नहीं रखता। क्यों भाई? आपकी छाती नहीं सिकुड़ती जब आप हारते हैं। और कांग्रेस का दुर्भाग्य देखिए, मैं तो दुर्भाग्य ही कहूंगा। कांग्रेस राहुल गांधी के लिए चोरी किया गया टाइटल जननायक, कोट जननायक इस्तेमाल करती है। और जननायक कौन है भारतीय राजनीति में? जननायक भारतीय राजनीति में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे। राहुल गांधी की मशीनरी ने बिना कोई शर्म लिहाज किए उस जननायक टाइटल को राहुल गांधी से ऐसे चस्पा करने की कोशिश की मानो राहुल गांधी भारतीय जनता में दूसरे महात्मा गांधी हो गए, उतने ही प्रभावकारी हो गए हों। खैर, मैंने बात की शुरुआत की थी कांग्रेस के सबसे बड़े संकट से। राहुल गांधी का उत्तरदायित्व तय नहीं होना मेरी नजर में उनका सबसे बड़ा संकट है कांग्रेस पार्टी का। क्योंकि इन बीते वर्षों में राहुल गांधी के नैरेटिव और राजनीतिक क्रियाकलाप क्या रहे हैं, अगर आप इसकी स्क्रूटनी करेंगे तो मेरी बात ज्यादा समझ में आएगी। राहुल गांधी बीते 10-12 वर्षों में हर उस बात के विरोध में नजर आए हैं जो भारत की स्ट्रेंथ बनी है। उन्होंने स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रमों का मजाक उड़ाया, कहा
छात्रों के बीच में कहा कि ये स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम कैसे हो सकता है भारत की सरकार का। लेकिन आज यही स्वच्छता प्रोग्राम कैसे ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स बन चुका है, इसे ऐसे समझिए कि हर साल 60 से 70 हजार बच्चों की मौत रुकी है। ये बात इंटरनेशनली एक्लेम्ड स्टडीज बता रही हैं। बीते 10 वर्षों में भारत की स्ट्रेंथ भारत की इकोनॉमी है, और राहुल गांधी अंबानी अडानी की ऐसी गुट्टी पिलाना चाहते हैं मानो ये दोनों क्रिमिनल हों। दरअसल दो उद्योगपतियों की इमेज ही नहीं खराब होती है जब वो अंबानी अडानी ए वायरस बोलते हैं, वो भारतीय एंटरप्रेन्योरशिप पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। मेरे शब्द कठोर हैं मगर पत्थरबाजी कर रहे हैं भारतीय एंटरप्रेन्योरशिप पर। बीते 10 वर्षों में भारत की विदेश नीति मजबूती से अपने कदम उठाती है, लेकिन राहुल गांधी कभी राफेल डील जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में भ्रष्टाचार होने का भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, या फिर आर्टिकल 370 और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मसलों पर वो या तो चुप रहते हैं या सरकार पर उंगली उठाते हैं, और इस तरह वो भारत के विरोधियों को कहीं ना कहीं मजबूत करते हैं। जबकि सच्चा विपक्ष का रोल क्या होता है? सच्चा विपक्ष का नेता सरकार का विरोधी जरूर होता है, सरकार की नीतियों का विरोध जरूर करता है, लेकिन नेशनल मिशंस में सरकार के विरोध में खड़ा नहीं होता। और राहुल गांधी अपने इकोनॉमिक विजन के नाम पर कभी जलेबी की फैक्ट्री लगवाते हैं तो कभी खटाखट 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने का ऐलान कर देते हैं, और बिना इस बात की परवाह किए बिना इस ऐलान करते हैं कि ऐसी स्कीमों को फाइनेंस कैसे किया जाएगा। राहुल गांधी का सोशल विजन सबकी जातियां पूछना है, लेकिन अपनी जाति नहीं बताएंगे। लेकिन इस पूरी कवायद में वो हिंदू समाज को बांटते दिखेंगे। राहुल गांधी शिव की अभय मुद्रा बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि अगर दुष्टों का संहार करना हो तो वही शिव तांडव भी कर सकते हैं, त्रिनेत्र भी खोल सकते हैं, क्योंकि ये बताना उनके वोट बैंक को प्रभावित करेगा। इसलिए राहुल गांधी उसको बड़ी आसानी से काट देते हैं, शिव के उस पूरे स्वरूप को अधूरा बताते हैं। राहुल गांधी के 2 सबसे बड़े जनसंपर्क अभियान क्या रहे बीते 10 वर्षों में? भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने यात्राएं निकाली, समस्या उसमें नहीं है, जनसंपर्क करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी के इन कैंपेन्स के मूल विचार में ही समस्या है। सही पॉइंट आउट किया गया कि भारत टूटा हुआ है जो आप जोड़ेंगे। आपने इंडिया नाम रख दिया अपने गठबंधन का, मतलब ये तो गजब हो गया। मैं जानता हूं कि कांग्रेस के डीएनए में ही राहुल गांधी से उत्तरदायित्व की डिमांड नहीं करने की बात छुपी हुई है, और ऐसी सूरत में कांग्रेस को सिर्फ चमत्कार बचा सकता है, या फिर बीजेपी की कमियां राहुल गांधी की नाव पार करा सकती है। इसलिए कई बार कमियां दिखती हैं तो कांग्रेस सफल होती है, लेकिन फिलहाल तो मोदी और मोदी के बाद योगी जैसी बीजेपी की लीडरशिप राहुल गांधी को कोई मौका देने की सूरत छोड़ना नहीं चाहती, और यही राहुल गांधी का संकट है। राहुल गांधी एक नए विचार के साथ भारतीय जनता को अपना मिशन, अपना पॉलिटिकल विजन सामने नहीं रखते हैं। जैसे कल नरेंद्र मोदी ने कहा, उनका आरोप मैं उसको इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत विरोधी शक्तियों को जवाब मिला है। और जब नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं, मैं इंडोर्स नहीं करता हूं नरेंद्र मोदी के आरोपों को, उसमें कुछ राजनीतिक बातें भी हो सकती हैं, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि राहुल गांधी अक्सर भारत विरोधी शक्तियों के साथ जुड़ते दिखाई पड़ते हैं? वो अमेरिका में जाते हैं तो उस इल्हान उमर के साथ मिलते हैं जो घोषित तौर पर भारत की विरोधी है, जो घोषित तौर पर कश्मीर को भारत से काटकर पाकिस्तान का हिस्सा बना देना चाहती है। लेकिन उस इल्हान उमर से राहुल गांधी की
एक पिक्चर आती है, बताया जाता है कि इल्हान उमर उससे मिलने गई थी, और वही इल्हान उमर जब भारत के प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री अमेरिका की संसद में वहां के सांसदों को संबोधित करने का गौरव पाते हैं तो वो बायकॉट करती है। बांग्लादेश का जो पत्रकार भारत विरोधी एजेंडे के लिए मशहूर है, वो कांग्रेस के इस स्वनाम धन्य नेतृत्व से, राहुल गांधी से टिप्स पाता हुआ दिखता है। राहुल गांधी के बयान ऐसे हैं कि भारत का घोषित विरोधी गुरपतवंत सिंह पन्नू राहुल गांधी के बयानों में अपने नैरेटिव को जीता हुआ पाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या राहुल गांधी के थॉट प्रोसेस में कमी है? क्या उनकी जो कोटरी है वो कोटरी ऐसे विचारों को पल्लवित पुष्पित करती है जो भारत के मूल विचार के विरुद्ध हैं? क्या राहुल गांधी स्वयं में कोई विचार नहीं करते? क्यों राहुल गांधी के साथ ऐसा होता है कि कई बार ऊट पटांग सी बातें करते हुए नजर आते हैं? भाई, कोई जलेबी की फैक्ट्री लगा सकता है क्या? आप इंडिजिनियस चीजों को आगे बढ़ाओ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब आप नरेंद्र मोदी के विरोध में ऐसी बातें कहोगे जिसका कोई सिर पैर नहीं है, तो फिर आप पर सवाल उठेंगे ही उठेंगे। आपको नरेंद्र मोदी की नीतियों, मेक इन इंडिया से आपको प्रॉब्लम है, 10 साल पूरे हुए, लेकिन आप कहोगे मेड इन चित्रकूट मोबाइल में पेश करूंगा। भाई, मेड इन चित्रकूट वाली ही तो बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नरेंद्र मोदी का मिशन है। आप उस मिशन में आपको लगता है कि कुछ गुणोत्तर परिवर्तन हो सकता है, तो आप उस पर अपनी राय रखने के लिए सक्षम हैं, लेकिन आप कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते हो। मान लिया आपके पास सरकार नहीं है, लेकिन जहां जहां सरकारें हैं वहां तो कोई ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कीजिए। आप सांसद हैं, वहां सांसद के तौर पर अपने प्रभावशाली सांसद हैं, और एक सांसद के तौर पर आप कोई एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि आपके इकोनॉमिक विजन, सोशल विजन, पॉलिटिकल विजन में जनता को कोई आशा का पुंज दिखाई पड़े। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और आप नरेंद्र मोदी के विरोध में केवल और केवल अनर्गल प्रलाप करते हुए नजर आते हैं, और यही राहुल गांधी का संकट है। राहुल गांधी 2004 से सांसद हैं, और 2000 ये एक लंबा समय होता है, 2 दशक बहुत होते हैं, और उस 2 दशकों में राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर इतना परिपक्व हो जाना चाहिए था कि वो जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराते। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन राहुल गांधी से लंबा है, बड़ा है, लेकिन अगर आप प्रोमिनेंट नेशनल रोल में कहिए तो नरेंद्र मोदी, मतलब नेशनल रिकॉग्निशन के साथ कहिए तो नरेंद्र मोदी 2001 में जब मुख्यमंत्री बने तभी उनको नेशनल रिकॉग्निशन वाइडर तौर पर मिली। और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी पोजीशन को कैसे कंसोलिडेट किया? उन्होंने उनके ऊपर व्यक्तिगत आक्रमण भी हुए, मौत का सौदागर जैसे जुमले उनके खिलाफ कहे गए, उनको गुजरात दंगों में इम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई, वो गुजरात दंगों के दाग से बरी हुए, एसआईटी ने बरी किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस एसआईटी की रिपोर्ट पर मुहर लगाई, और नरेंद्र मोदी ने अपनी नई राजनीति गढ़ी। वो राजनीति हिंदुत्व पर, भारत की संस्कृति पर गर्व करने की थी, साथ ही साथ विकास का एक मॉडल पेश करने की थी। आज नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर लगातार रहने का एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। 23 साल पूरे हो चुके हैं जब नरेंद्र मोदी किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, और ये भारतीय राजनीति में दुर्लभ है। ऐसा कारनामा, ऐसी उपलब्धि तो जवाहरलाल नेहरू को हासिल नहीं हो सकी, और ये
ये एक मतलब जिसको कहते हैं ना कि ठीक है, कुछ मुख्यमंत्री हुए हैं जैसे ज्योति बासु, वो उनका कार्यकाल बहुत लंबा रहा, उन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहना उनका नरेंद्र मोदी से लंबा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री के रोल में अपने आप को जनता के बीच स्वीकार्य किया है, और यही स्वीकार्यता नरेंद्र मोदी को एक अलग लीग का नेता बनाती है। और उनसे मुकाबला करने चले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी मुकाबला जब कर रहे हैं तो उनके पास एक जमीन है, कांग्रेस की जमीन है, कांग्रेस का पैन इंडिया प्रेजेंस उनकी स्ट्रेंथ बन सकती थी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो राहुल गांधी की स्ट्रेंथ बन सकती थी, मगर राहुल गांधी इन सब में फेल हुए, क्योंकि वो एक फेक नैरेटिव के साथ नरेंद्र मोदी को काउंटर करने की कोशिशों में ही व्यस्त रहे। और इसलिए कई बार अगर राहुल गांधी ने कोई प्रैग्मेटिक बात, कोई बड़ी बात, कोई ऐसी गंभीर बात कही जो नरेंद्र मोदी को सीरियस ट्रबल में डाल सकती थी, उस पर भी जनता ने पूरी तरह विश्वास नहीं किया। राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी नहीं रही। एक समय तो ऐसा कहा जाता था कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। मतलब कई बार तो खुद राहुल गांधी की निराशा भी सामने, खुद वो उनके वक्तव्यों से झलकने लगा था कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। याद कीजिए कि जब कोई महत्वपूर्ण मौका होता था, संसद का सत्र होता था, पता लगता था कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए। बीते 1 साल में, 3 साल में ये चीजें कम हुई हैं। राहुल गांधी अपनी प्रेजेंस दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन उस प्रेजेंस में क्या दिख रहा है? प्रेजेंस में दिख रहा है राहुल गांधी का बचकानापन, प्रेजेंस में दिख रहा है राहुल गांधी का फेक नैरेटिव, प्रेजेंस में दिख रहा है राहुल गांधी का अहंकार। मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे उन्होंने, चलो ठीक है, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ डंडा मारेंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलिए मैंने मान लिया उन्होंने विरोधी के लिए इस्तेमाल किया। राहुल गांधी का अहंकार कैसे दिखता है? जब अभी उनका, राहुल गांधी का एक बयान वायरल हुआ कि जिसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा था, उस बयान को जरा पूरा सुनिए, ठीक से सुनिए। उस बयान में वो अवधेश पासी को, जो अयोध्या के सांसद बने, फैजाबाद लोकसभा सीट के जो सांसद बने, जब वो उनका रेफरेंस ला रहे हैं कि अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा सीट पर अवधेश पासवान विजयी हुए हैं, तो वो अवधेश जी का नाम सम्मान पूर्वक नहीं ले रहे हैं। वो ऐसे ले रहे हैं जैसे वो किसी छोटे बच्चे का नाम लेते हो, उनको उसके प्रति ऐसे भाव व्यक्त कर रहे हैं। अरे वो अवधेश ने पटक दिया। अरे भाई, आपसे उम्र अधिक है, आपसे उम्र अधिक है, उनका राजनीतिक जीवन आपसे अधिक है। ठीक है, वो आपके मुकाबले प्रोमिनेंट नेता नहीं है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि अवधेश किसी प्रोमिनेंट फैमिली से नहीं आते, किसी ऐसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आते जिसके दादा परदादा प्रधानमंत्री रहे हों, मुख्यमंत्री रहे हों, मुख्यमंत्री तो रहे ही नहीं, प्रधानमंत्री से नीचे कोई वैकेंसी ही नहीं थी। लेकिन अवधेश का राजनीतिक जीवन है, अवधेश जी का, और आप उनके प्रति किस तरह के संबोधन का इस्तेमाल कर रहे हो। और इस पर खुद जो लेफ्ट विंग इकोसिस्टम है, जो कांग्रेस इकोसिस्टम है, उसके कुछ लोगों ने सवाल उठाया। तो ये सब राहुल गांधी के जिसको कहते हैं कि उनके पॉलिटिकल कल्चर में दिक्कत है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि राहुल गांधी को कभी उत्तरदायित्व का सामना नहीं करना पड़ा। कभी भी राहुल गांधी ने से जवाब नहीं मांगा गया कि भाई आप जो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या है। ठीक है, सक्सेस फेल्योर इज अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, सबकी सक्सेस फेल्योर होती है, लेकिन राहुल गांधी
अपने सक्सेस और फेल्योर से परे होकर के सर्वे सर्वा हैं। उनको ये नहीं बताना पड़ रहा है कि भाई उनकी वजह से क्या लॉस हुआ। क्या कांग्रेस को आधिकारिक तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी से दो टूक सवाल नहीं करना चाहिए था कि आपने इतने क्रूशियल मौके पर वो आरक्षण खत्म कर देंगे जैसा बयान क्यों दिया? क्या राहुल गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं पूछना चाहिए कि आप इतने बड़े नेता हैं, आप ये जलेबी वाला बयान कैसे दे सकते हैं? भाई जलेबी की फैक्ट्री लग जाएगी। आप बोल रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और आप बोलते चले जाएंगे 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग किसी फैक्ट्री में काम करेंगे। अरे भाई कोई फैक्ट्री भी होती है ना तो उसमें 50,000 एम्प्लॉइज का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। मतलब ऐसे बयान से तो यही लगता है कि आप रियलिटी से कटे हुए हैं। आपको न तो भारतीय जनमानस का कुछ पता है, ना सामान्य ज्ञान है, और आप चले हैं नरेंद्र मोदी को टक्कर देने, जिसने चप्पल पहन करके पूरे देश का भ्रमण किया हो, जो एक सामान्य कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री के स्तर पर पहुंचने वाला व्यक्ति हो। आप कहते हैं आप नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करते, लेकिन भाई ये नफरत नहीं तो और क्या है कि आप प्रधानमंत्री के हाव भाव चाल चलन को अपने पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बनाते हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी तोड़ दी। अरे भाई कैसे साइकोलॉजी तोड़ दी? ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि है कि लगातार कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर तीसरी बार सत्तासीन हुआ है। जैसे मैंने बताया ना, आज तक ठीक है बीजेपी का पूर्ण बहुमत इस बार 2024 में नहीं आया, लेकिन आज तक भारत में जितनी भी गठबंधन सरकारें बनी हैं, जो मतलब गठबंधन के नंबर गेम के आधार पर जो जिनकी मजबूरी रही है गठबंधन के आधार पर, उसमें जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसने गठबंधन सरकार बनाई है वो यही 2024 की बीजेपी सरकार है। आपने 2009 में जब गठबंधन सरकार बनाई थी तब सिर्फ 206 सीटें थी कांग्रेस को, और जब 2004 में बनी थी तब अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 145 था या 138 था, कोई एक दो नंबर में से कोई एक है। मैं थोड़ा सा मतलब मेमोरी पूरी तरीके से स्मरण नहीं हो पा रहा है, लेकिन यही था। यानी कुल मिलाकर के अगर नरेंद्र मोदी ने गठबंधन सरकार भी बनाई है तो बहुत मजबूत सरकार बनाई है। इसके बावजूद आप उनको इस तरह से चिढ़ाते रहे। ठीक है, नॉन बायोलॉजिकल वाली बात जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी उसको कॉन्टेक्सचुअलाइज करके आपने नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कहा। एक आध बार तो समझ में आता है कि आप थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट गेन करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हो, समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस का पूरा नैरेटिव ही इसी बात पर टिक गया। जो जयराम रमेश जी हैं, जो आजकल कांग्रेस के सबसे बड़े नीति नियंताओं में हैं, राहुल गांधी की टीम के अहम हिस्सा हैं, उनका संबोधन ही यहीं से शुरू होता है, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री। जबकि प्रधानमंत्री ने वो जो बयान दिया था उस बयान का सीधा सा भावार्थ यही था कि भाई मां की मृत्यु के बाद उनके भीतर एक शक्ति का इस तरीके से हुआ कि वो ऐसे काम कर ले पा रहे हैं, जनता के काम। उनके शब्द मैं भी मानता हूं थोड़ा सा और परिपक्व होने चाहिए थे उस पूरे बयान में, लेकिन शब्दों का हेर फेर हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के आपने नरेंद्र मोदी की पूरी जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं, जो उनका पूरा वृतांत है, उसको घटा करके आपने उनसे बड़ी लकीर नहीं खींची, आप जो है उनकी लकीर को आपने मिटाने की कोशिश की, और इसीलिए राहुल गांधी का उत्तरदायित्व तय नहीं हो पाता है। और राहुल गांधी का उत्तरदायित्व तय नहीं होना, जिस बात से मैंने शुरुआत की थी कि ये कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट है, और कांग्रेस
मुझे तो कोई उम्मीद नहीं दिखती कि कांग्रेस इस संकट से बाहर आ पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में ये बात नहीं है। मैं ऊपर भी कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस के डीएनए में नहीं है कि वो राहुल गांधी का से उत्तरदायित्व मांगे। नहीं मांगेंगे तो नतीजा आपके सामने रहेगा, इक्का दुक्का जीतेंगे, फिर वही होगा जो होना है। खैर, आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस पूरे वीडियो पर कोई कमेंट करना चाहते हैं सहमति में या विरोध में, आपका स्वागत है। अगर आप कुछ ऐसी बात कहते हैं जिससे जो हमारा संवाद है वो एक और समृद्ध होता है, हमारे दर्शक जो इस पूरे वीडियो को देख रहे हैं उनका ज्ञानवर्धन होता है, तो ये एक बहुत स्वस्थ परंपरा होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा। और आप मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करें। मैं आपको भारतीय राजनीति से जुड़ी हुई और भारत की भू राजनीति से जुड़ी हुई अन्य बातें, आपको खबरें मिल जाएंगी, लेकिन उन खबरों का ऐसा विश्लेषण शायद आपको कहीं और न मिले। आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।